हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। रिसेंटली आपका मैथ का पेपर भी ख़त्म हो गया है और आई थिंक अब बचे हुए समय में आपको 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले जेई मेंस के पेपर की तैयारी भी करनी है। और मैंने भी अपने जेई मेंस के पेपर बेटा जो है सोल्यूशन अपने स्मार्ट अचीवर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आपको ज़्यादा सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्मार्ट अचीवर्स ऑनलाइन पर जाकर हमारे जो भी सब्जेक्ट वाइज कंटेंट हैं आप उनको सर्च कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 23 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं। सब्जेक्ट हमारा है केमिस्ट्री का। इसमें यहाँ पर पिछले 2 लेक्चर जो कि मैंने आपको 22 जनवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और उसी सीरीज में अब हम 23 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर आज मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो और बिना समय बर्बाद किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था हमारे पास वो ये है, द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। अगर आपको 4 एलिमेंट दिए गए इसमें यहाँ पर और आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट सेम पीरियड को बिलोंग नहीं करता है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले पैलेडियम की, जो कि पीरियड 5 का एलिमेंट है। जबकि अगर मैं बाकी 3 की बात करूं बेटा, ऑल दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 6। बाकी के 3 पीरियड 6 को बिलोंग करते हैं, जबकि पहला वाला पीरियड 5 को बिलोंग करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 nm। आपको वेवलेंथ दी गई है 900 nm नैनोमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 900 इंटू 10 की पावर 9, क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर हो जाएगा। और ये होगा 900 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर और ये होगा 9 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद आर एच की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है, 10 की पावर -5 सेंटीमीटर ये दी गई है आपको, सॉरी +5 है। होता क्या यहाँ पर, 1/λ इज इक्वल टू होता है आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिशन शो करता है बेटा इसमें यहाँ पर। ठीक है, और अगर ये ऐसा करता है तो क्या होगा, ये वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर -5। आर एच को यहाँ ले आइए, इसकी वैल्यू 10 की पावर 5 हो गई। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हो जाएगा, यहाँ से दोनों कैंसिल होते हैं तो ये इक्वल हो गया बेटा यहाँ पर किसके, 1/9 के। अब क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यू 1/9 के इक्वल कब होगी। अगर हम क्या करें यहाँ पर, n1 को 3 लेट कर लें और n2 को इनफाइनाइट लेट कर लें, तो 1/∞ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। मतलब ये होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पास्टन सीरीज के अंडर में ट्रांजिशन अपना कंप्लीट करेगा, जहां ये इनफाइनाइट से थर्ड ऑर्बिट में आता हुआ दिखेगा। ये तरीका है बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, इस तरीके से करना था हमें। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट है कि फॉस्फीन शो लोअर प्रोटॉन एफिनिटी देन अमोनिया। तो ऐसा गलत है। जो फॉस्फीन है हमारे पास यहाँ पर PH3, इसकी इलेक्ट्रॉन H+ को गेन करने की एबिलिटी अमोनिया से काफ़ी ज़्यादा होती है। एक मिनट, इनकरेक्ट, सॉरी सही लिखा बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पहली स्टेटमेंट है कि फॉस्फीन की जो प्रोटॉन गेन करने की एबिलिटी है वो अमोनिया से कम है। बिल्कुल सही लिखा है। बीइंग स्मॉलर इज द साइज ऑफ नाइट्रोजन, तो लोन पेयर को लूज करने की एबिलिटी यहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा और जितना ईजिली अपना लोन पेयर लूज करेगा उतना ईजिली ये प्रोटॉन को गेन कर लेगा। तो ये बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, दूसरा है PF3 एग्जिस्ट करता है बट NF5 नहीं करता है। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि
नाइट्रोजन के पास एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं होता है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज अनअवेलेबल इन नाइट्रोजन। तो ये बेटा सही लिखा हुआ है। NO2 कैन डाइमराइज इजिली, बिल्कुल सही लिखा बेटा। NO2 में N के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो इसे पैरामैग्नेटिक बनाते हैं, और जब आप इसको प्योर एंड ड्राई कंडीशन में कंडेंस करते हैं तो ये बनाती है N2O4। ये होता है बेटा यहाँ पर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत सिर्फ एक है, इन्होंने कहा SO2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड एकमात्र ऐसी गैस है, और एसिड एनहाइड्राइड भी है, जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों प्रॉपर्टी शो करती है। हाँ, बस फर्क ये होता है कि इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन प्योर एंड ड्राई कंडीशन में होता है, जहां ये दो नेसेंट ऑक्सीजन डिस्प्लेस करेगी, जबकि यही SO2 को जब आप पानी में ऐड करेंगे तो बनाती है क्या है, H2SO4 एंड नेसेंट हाइड्रोजन। ये इसके बारे में, ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं हम। ये कॉम्प्लेक्स दिया गया CrCl3.XNH3 कैन एग्जिस्ट एज ए कॉम्प्लेक्स। इतने मोलर सॉल्यूशन, कंपाउंड के इतने मोलर सॉल्यूशन को लिया गया है और डिप्रेशन फ्रीजिंग इतना है। तो पहली चीज फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू M इंटू KF। क्योंकि इन्होंने कहा 100% आयोनाइजेशन है तो I फैक्टर ही बेटा यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ से I फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगा डेल्टा TF ऑन M इंटू KF। डेल्टा TF की वैल्यू है 0.558, मोलैलिटी आपको दी गई 0.1 एंड KF की वैल्यू बेटा दी गई हमें 1.86, ये दी गई हमें यहाँ पर। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पर ये डेसिमल यहाँ से हटेगा, ये 3 हट गए यहाँ पर, और ये हो जाएगा 3 टाइम पूरा कैंसिल हो। तो I की वैल्यू तो बेटा हमारे पास 3 आ गई। I की वैल्यू 3 होने का मतलब बेटा ये हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स है CrCl3.XNH3, अगर I की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन लाइक पोलर मीडियम टोटल नंबर ऑफ आयन 3 प्रोड्यूस होने चाहिए। अब ये 3 आयंस कैसे प्रोड्यूस होंगे ये हमें देखना होगा इसमें यहाँ पर। तो सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने कहा क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर में मैक्सिमम 6 ही लिगेंड हो सकते हैं, और अगर 6 लिगेंड हो सकते हैं तो सबसे पहले हम न्यूट्रल लिगेंड को अरेंज करेंगे। न्यूट्रल लिगेंड हो गई अमोनिया, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन भी कुछ होगी, 3 क्लोरीन। अगर हम तीनों क्लोरीन को बाहर कर दें तो जब ब्रेक करेंगे तो 3 क्लोराइड और 1 कॉम्प्लेक्स, टोटल 4 आयन बनेंगे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ आयन 3 ही बनाने हैं। I की वैल्यू 3 है, वो तभी मुमकिन है जब बाहर 2 क्लोरीन हो, क्योंकि जब आप इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे आप तो 2 क्लोराइड बनेगा और 1 कॉम्प्लेक्स, टोटल नंबर ऑफ आयन 3 बनेंगे। क्योंकि क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अंदर 6 लिगेंड होने चाहिए। अब अगर 1 क्लोरीन हो गया तो 5 अमोनिया होने चाहिए। तो करेक्ट बेटा जो फॉर्मूला यहां से बनेगा कॉम्प्लेक्स का, वो कुछ ऐसा बनेगा, पेंटाएमाइन क्लोराइडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। ये इसका बेटा फॉर्मूला बनेगा, और ये कुछ हमको ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 बेटा हमारा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दी गई है और आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए Fe4 से Fe2+, मतलब यहां से यहां तक के बीच का। ठीक है, तो यहां पहली चीज देखो, यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर 6 है ये 3 है, तो यहां पर N की वैल्यू तो 3 हो गई, यहां +3 से +2 N की वैल्यू 1 हो गई। तो यहां से ये इसके लिए क्या करिए, यहाँ पे डेल्टा G1 मान लो गिब्स फ्री एनर्जी, यहाँ डेल्टा G2, ये डेल्टा G3, और इस चेंज को हम डेल्टा G4 मान लेते हैं, स्टैंडर्ड है सारी। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G04 इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। तो ये हो जाएगा NF(E4) NF(E1) NF(E2 नॉट। ये हो गया, F तीनों से कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर है, यहाँ +6 यहाँ +2, 4 हो गया। 4 इंटू E4 इज इक्वल टू डेल्टा G1 ये है, यहाँ N की वैल्यू 3 होगी और E1 नॉट 2 दिया हुआ है,
और इसमें n की वैल्यू 1 है और ये 0.8 है, तो 6.8 हो जाएगा इस इक्वल टू E4 नॉट इंटू 4। तो E4 नॉट हमारे पास आ जाएगा 6.8/4। ये 1.7 वोल्ट आएगा बेटा, ये इसका आंसर है 1.7 वोल्ट, ये इसका करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इस तरह के ढेरों क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं और जेईई मेंस में तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक आ गई है, मैच करना, नेम्ड रिएक्शन दी गई है, रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट दिए गए हैं। स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन हमेशा बेटा याद रखिए कि फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है और चारों ऑप्शन में फ्लोराइड आपका ये है, मतलब ए का ऑप्शन 4 होगा। आप चेक करते हैं A4 कहां पर है, तो A4 सेकेंड और थर्ड में है, तो ये तो बेटा आउट ऑफ वे हो गए, पहले और 4 को नहीं देखना है। दूसरा सैंड मेयर रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन बेटा बेंजीन रिंग पर होती है, तो बेंजीन पर यहाँ दो इथाइल बेंजीन भी है, साइनो बेंजीन भी है, पर यह भी फैक्ट है यहाँ पर कि इथाइल बेंजीन को इससे नहीं बनाया जाता है, ठीक है। सैंड मेयर रिएक्शन से या तो हेलो बेंजीन बनता है या साइनो या आइसोसाइनो बनेगा, तो हेलो बेंजीन तो दिया नहीं है, तो इसलिए सही ऑप्शन बेटा जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन 3। अब हमें देखना बी का 3 कहाँ है, तो बी का 3 आपका यहाँ पर A4B3 करेक्ट ऑप्शन बेटा 3 होगा। बाकी को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कि बाकी से फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पहले हट गए और बाद में यहाँ पे बी पे 1 हो गया। जब ये बी यही गलत हो चुका है तो आगे तो ये सही नहीं हो सकता है। तो हम बिना समय बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि दो स्टेटमेंट है। कहते हैं फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूसेस फैलिंग रिएजेंट। और स्टेटमेंट 2 कहते हैं प्रेजेंस ऑफ बेस फ्रक्टोज अंडरगोज रीअरेंजमेंट रिएक्शन टू गिव ग्लूकोज। बिल्कुल सही लिखा बेटा यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, CHOH होल थ्राइस CH2OH, ये बनता है बेटा इसमें, यहाँ पर ये फ्रक्टोज होता है। और यहां से अगर हम इसको बेसिक मीडियम में पास करेंगे तो ये बनता है CHOH डबल बॉन्ड COH होल थ्राइस एंड CH2OH, ये बेटा बनता है। और ये फर्दर क्या होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से रीअरेंज होता है हमारे पास। कैसे रीअरेंज होगा, CHOH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, ये कुछ हमारे पास ऐसे होगा, यहां से ये रीअरेंज होता है हमारे पास और ये रीअरेंज कुछ ऐसे होगा, CH डबल बॉन्ड O COH H फिर CHOH होल थ्राइस एंड आफ्टर दैट CH2OH, ये होगा यहाँ पर। ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज आपके साथ बन गया है। अब आप देखिए आपने लिया फ्रक्टोज था, पर यहाँ से इसका कन्वर्जन ग्लूकोज में हुआ है और डी ग्लूकोज में हुआ है, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। मतलब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कीटोन में एल्डिहाइड, सॉरी फ्रक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप तो नहीं होता है, बट बेसिक मीडियम में ऐड करने पर वो फैलिंग टेस्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि कीटोन का रीअरेंजमेंट एल्डिहाइड ग्रुप में हो रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू हैं, और अगर ऐसा है तो हमारे पास जो बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सेकंड, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतने मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ इतने मॉलिक्यूल फ्रॉम x मिलीग्राम सैंपल। तो CO2 का ओरिजिनल पहले मोल निकाल लेते हैं, मोल ऑफ CO2 ओरिजिनल मोल्स। पहले आप ओरिजिनल मोल फाइंड कर लीजिए CO2 के, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मिलीग्राम है ग्राम में चेंज कर लो, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, कितने मोल ऑफ CO2 स्केप, कितने मॉलिक्यूल स्केप हुए हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में, इसको मोल में चेंज करिए, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रो नंबर 23 हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मोल, और इतने मोल लेफ्ट हुए यहाँ पर, मतलब मोल लेफ्ट, मोल ऑफ CO2 लेफ्ट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मोल ऑफ CO2 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, स्केप मोल ऑफ CO2। ओरिजिनल से जितने स्केप हुआ उसको हटा दीजिए तो मोल लेफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना है,
2.8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ओरिजिनल कितना बेटा हमारे पास -3/44, ये 44 है, माइनस 10 की पावर क्या करें इसमें यहाँ पर 10 इंटू 10⁻³ कर देते हैं। अब 10⁻³ तीनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 2.8 इज इक्वल टू x/44 और 10/6.023। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 2.8 इज इक्वल टू, 1 मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं मोबाइल पर ही इसको, साथ में जो समय हमारा ना बर्बाद हो। 1983 कैलकुलेटर, 10 डिवाइड बाई 6.023। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये तो बेटा ऐसे लिखो 44, इसको डिवाइड करने पर यह हमारे पास आता है -1.66। तो यहाँ से x/44 हमारा पास होगा 2.80 प्लस 1.66, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.46 और x की वैल्यू आएगी 44 इंटू 4.46, ये आ जाएगा हमारे पास, मतलब 44 इंटू 4.46, ये हमारे पास आएगा x की वैल्यू 196.24। ये बेटा इसका आंसर होगा। मतलब इतने मिलीग्राम हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा, तब हमारे पास जाकर आंसर आएगा। और ये हमारे पास देखा जाए तो ये हमारा ऑप्शन 1 से बेटा मैच करता है। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आइस एट -5 डिग्रीज हीटेड टू बिकम वेपर विद टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एंट्रोपी चेंज इज एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा ओवरऑल, पहला क्या होगा बेटा, यहाँ पर पहले हम -5 डिग्री आइस को 0 डिग्री पर ले जाएंगे, वो ये हो गया हमारे पास। फिर 0 डिग्री आइस को हम ले जाएंगे किस पे, यहाँ पर 0 डिग्री वाटर पे ले जाते हैं बेटा इसको यहाँ पर, वो ये हो गया हमारे पास। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, 0 डिग्री आइस को हम ले जाएंगे वाटर पर इसमें यहाँ पर, और फिर उस वाटर को ले जाएंगे किस पर, 100 डिग्री वाटर वेपर पे, ये हो गया यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम करते क्या है इसमें, यहाँ पर पहला काम हम करते क्या है, -5 डिग्री आइस को 0 डिग्री आइस पे ले जाएंगे, फिर 0 डिग्री आइस से मेल्ट करके 0 डिग्री वाटर पे लाएंगे, फिर वाटर को क्या करेंगे हम, वेपराइज करेंगे। ठीक है, कहाँ तक, 100 डिग्री तक। दो चीज होगी, लेटेंट हीट भी चेंज होगी और स्पेसिफिक हीट भी चेंज होगी। और इसके बाद वेपर एट 100 डिग्री को 383 डिग्री पर चेंज करेंगे। सबसे लास्ट में ये करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितने तरह के चेंज, पहले हम आइस एट -5 को 0 पे लाएंगे, पहला चेंज एंट्रोपी चेंज हो गया आपके पास, ये हो गया। फिर 0 डिग्री आइस को मेल्ट करेंगे वाटर में, वो आपका ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फिर हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर इस वाटर को वेपराइज करेंगे 100 डिग्री पर, वो हमारा ये हो गया इसमें यहाँ पर 273 से 100 डिग्री पर हमने इसको कर दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, लेटेंट हीट का कंसेप्ट आएगा इसमें, यहाँ पर 373 डिग्री से इसको वेपर पे ले जाएंगे, 373 डिग्री वेपर पे, और जब वेपर पे हो जाएगी तो फिर वेपर को 373 से 383 डिग्री पर चेंज करेंगे। तो जो करेक्ट आंसर बेटा हमारा है वो है ऑप्शन नंबर 2। ये 5 तरह के एंट्रोपी चेंज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर से रिपीट करो लास्ट टाइम, पहला -5 से 0 डिग्री आइस हो गया, ये -5 से डिग्री से आइस, ये हो गया 0 डिग्री आइस पर आ जाएंगे आप। ठीक है, फिर यहाँ ये क्या हो गया हमारे पास, ये तो हो गई mCp ΔT। ठीक है, स्पेसिफिक हीट हो गई हमारे पास। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वाटर में चेंज करेंगे। ठीक है, ये 273 केल्विन है, वाटर में करेंगे, यहाँ पर लेटेंट हीट हो गई हमारी, यहाँ पर टेम्परेचर तो चेंज होना नहीं है। ठीक है, फिर इस वाटर को चेंज करेंगे वाटर वेपर में। जब आप वाटर वेपर को चेंज करेंगे, यहां भी लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दोनों होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास ये हो गया। और जब वाटर वेपर बन जाएगी 373 पर, फिर इस वाटर वेपर को लेके जाना कहां पर है, वाटर वेपर एट 383 केल्विन पर। तो ये बार फिर से स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेटा, इस तरीके से करना है।
तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, कहते हैं डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स विद मैग्नेटिक मोमेंटम इतना है। पहले जी आपको मैग्नेटिक मोमेंटम बेटा दिया हुआ कितना, n इंटू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, ये 3.95 है जो कि 4 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 4 से थोड़ा सा कम होने का मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, लगभग ये 15 के आसपास आएगा। मतलब इसकी अंडर रूट n प्लस 2 की वैल्यू 15 के आसपास या 15 आनी चाहिए, तभी बेटा जो है मतलब इसकी वैल्यू जब अंडर रूट 15 आएगी तब जाकर ये कहीं हमारे पास आता है 3.95, और अंदर 15 तभी आ सकता है अगर हम n की वैल्यू 3 पुट कर दें। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तभी ये 15 होगा हमारे पास अंडर रूट, और तभी ये 3.95 होगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि n की वैल्यू हमारे पास 3 कहाँ से मिलेगी। भाई ये तो पेयरिंग हो, यहाँ तो टोटल जो n है वो तो 1 है। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें यहाँ पर n की वैल्यू कोबाल्ट 2 प्लस भी हमें ये भी देखना है, कोबाल्ट 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, आर्गन 3d7 बनना चाहिए। तो हमें देखना टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हो, साथ में अनपेयरिंग 3 हो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हैं और अनपेयरिंग 3 है, ये हमें कहाँ पे मिल जाएगा बेटा हमें, तो ये बेटा हमें मिलेगा केवल इस केस में। 7 यहाँ भी है पर यहाँ पर अनपेयरिंग टोटल 5 है बेटा इसमें, यहाँ पर 3 तो ये अनपेयरिंग होगी, 2 तुम्हें ऐसे मिल जाएगी, सॉरी 1 मिनट, हाँ 3 अनपेयरिंग तुम्हें यहाँ मिलेगी, यहाँ तो 0 अनपेयरिंग है। इसकी बात करते हैं यहाँ पर हम T5 और हमारे पास है यहाँ पर Eg2। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हमारा लिगैंड वीक है, अगर हमारा लिगैंड वीक है तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ये तो बेटा गलत हो गया हमारे पास। इसके बाद ये बना हुआ है, ये सही पर यहाँ अनपेयरिंग 1 है, ये कॉन्फ़िगरेशन ही गलत है हमारे पास। जो सही कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बेटा हमारी ये बनेगी Eg4 T2G3, क्योंकि होता क्या है, डिपेंड करता है फिलिंग नेचर ऑफ लिगेंड पर कि लिगेंड हमारा स्ट्रांग है या वीक है। अगर वीक है तो पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग से ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी केस में T2G पूरा फिल होना चाहिए, वो बेटा हमारा हुआ नहीं इसमें यहाँ पर। तो हिसाब से तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई हमारे पास। तो सही जो बेटा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 Eg4 T2G3। नेक्स्ट अगले पर आते हैं, द कॉम्प्लेक्स दैट शोज फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमेरिज्म। फेशियल एंड मेरिडोनल आइसोमेरिज्म बेटा हमको मिलती है Ma3B3 कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर M सेंटर मेटल एटम है और A और B क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। इस तरह का अरेंजमेंट हमें यहाँ दिखता है, ये M हो गया, ये A3 हो गया और ये B3 हो गया। तो जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ये होगा हमारा। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या होगा इसमें, यहाँ पर हमें प्रोपेनॉल को एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में ऐड किया गया है, तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पर आप खुद देखो। सबसे पहले ये हो गया, इसमें हम HCHO ऐड करेंगे, क्या होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये अपना पेयर इसको डोनेट करता है और ये पूरा का पूरा हिस्सा इस C पर आएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा CH2OH, ये तो CH2OH बन जाएगा और इस C पर क्या आएगा, इस C पर आएगा CH3 और CHO, ये हमारे पास आएगा बेटा। इस पे इसको हटा देते हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। अब क्या है, यहाँ पर भी एक और भी है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा HCHO के साथ, ये O क्या करेगी, दूसरा H यहाँ से हटाएगी और ये बचा हुआ हिस्सा C पर आएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस C पर, इस C पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये CH2OH, एक तो ये हो गया पहला और दूसरा CH2OH ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया, और तीसरा CH3 है और चौथा CHO।
ये बन गया हमारे पास, ठीक है, ये बन गया हमारे पास तीसरा। अब फिर से इसकी रिएक्शन बेटा होगी हमारे पास, ठीक है। इसकी रिएक्शन फर्दर आप फॉर्मल्डिहाइड से कराएंगे, और जब फर्दर कराएंगे तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा ऑप्शन 3 CH3C। भाई CH3C तो है ही, एक CH2OH हो गया, दूसरा ये हो गया। जब तीसरी बार कराओगे तो बेटा हमारे पास एक और CH2OH आएगा इसमें यहाँ पर। सो दिस इज द करेक्ट वे हाउ द रिएक्शन अकर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज। सबसे पहली चीज देखिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी यहाँ पर? सबसे पहले एरोमेटिक होता है बेटा, फिर एंटी एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक की कंडीशन क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो चाहिए विद अनसैचुरेशन एंड कंजुगेशन, जो कि ऑप्शन बी में है। लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर। दूसरा ये हकल्स रूल को भी ओबे कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बेटा होगी क्यू की। अब बात करते हैं पी और आर में। यहाँ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये एंटी एरोमेटिक 4n पाई को ओबे कर रहा है, n=1 के लिए। वहाँ 8 है, तो वो n=2 के लिए वो भी एंटी एरोमेटिक है, पर क्योंकि नंबर ऑफ अनसैचुरेशन ज्यादा है वहां पर, एंड कॉन्जुगेशन, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जो करेक्ट आंसर होगा QR&P होगा। और अगर हम QR&P देखें तो जो करेक्ट आंसर बेटा आएगा वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कहते हैं प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरिनेशन अंडर फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रोपेन की बात कर लेते हैं। ये प्रोपेन हो गया बेटा हमारे पास, इसका मुझे क्लोरीनेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहते हैं 2 आइसोमर बनते हैं X एंड Y, और डाइक्लोरो बनता है। तो डाइक्लोरो अगर बेटा बनाते हो तो डाइक्लोरो एक तो ये बनेगा, एक तो ये बन गया CH2Cl, और एक ये बन सकता है हमारे पास कि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से हटे आए। अब दोनों यहां से भी हट सकते हैं और दोनों ऐसा भी कर सकते हो आप, इसमें यहाँ पर ये भी बना सकते हो, ये हो जाएगा। इन्होंने कहा 2 फिलहाल बनते हैं, फोटो गिव 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट X एंड Y। Among X एंड Y, X इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों क्या हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। क्यों इनएक्टिव हैं? नो किरल कार्बन, इसमें किरल कार्बन नहीं है। बट यहां पे अगर आप देखें तो यहां किरल कार्बन है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये तो X होगा, ठीक है। वो दोनों Y हो सकते हैं, आपके Y होंगे इसमें यहाँ पर, ठीक। कहते हैं यहाँ पर हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स विल बी ऑब्टेन फ्रॉम X व्हेन इट इज फर्दर ट्रीटेड विद क्लोरीन। अब अगर आप इसको फर्दर क्लोरीनेशन कराते हैं विद सनलाइट, तो कहते हैं कितने ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या कि हम तीसरा क्लोरीन यहां से हटा दें, तो पहला तो बेटा ये बन जाएगा, ये पहला बन गया। दूसरा क्या बनेगा कि हम दूसरी क्लोरीन यहां से हटा दें, इसको ऐसे लिखें। और तीसरा हम ये कर सकते हैं, यहां पर इसको ऐसे ही लिखा रहता है और दोनों क्लोरीन हम यहां से हटा दें, ये कर दें। तो टोटल नंबर ऑफ जो बेटा प्रोडक्ट बनेंगे वो 3 बनेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो ऑप्शन 4 है यहाँ पर। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने को। तो पहले क्लोरीनेशन के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना दिए। इन्होंने का जो X है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो बेटा उन दोनों को देख कहीं भी ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखती ही नहीं, क्योंकि किरल कार्बन नहीं है, तो वो X हो गया। X को फर्दर करा दिया, ये आंसर इसका। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल हो गया जिसका ओरिजिनल वेट 2 ग्राम है, इसका ब्रोमिनेशन किया गया है। कहते क्या है, बनता क्या है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। बेंजीन 78 होता है, 1 के छठी तो 77 बचा, पर ये 8 है, 78, और 78 + 16 कितना होता है भाई? 78 + 16 94 ग्राम। ये हो गया 94 ग्राम। इससे क्या बनता है? 80 80 80 240,
और 17 257 257 6 कार्बन हो गए 72 और 2 हाइड्रोजन हो गई, एक ये और एक ये। तो कितना बचा हमारे पास भाई? 7 2 9 2 11 हो गया और 5 7 12 1 13 ये बनना है। 94 ग्राम फिनॉल से इतना ये बनना है, तो 2 ग्राम से कितना बनेगा? ये होगा 331 अपॉन 94 इंटू 2। यही बेटा इसका आंसर है। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए हमारे। 331 इंटू 2 डिवाइड बाई 94, ये आ रहा है 7.04। कुछ तो गलत है इसमें यहाँ पर, आई थिंक मॉलिक्यूलर मास में ब्रोमीन का 80 हो गया, 240 हो जाएगा हमारे पास। 6 कार्बन है, 72 हो गया, 17 हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ये बन गया। अब व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनॉल इनटू 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये है। तो 94 72 और 5 वैसे ही किया तो है हमने इसमें, और आंसर इनका, अच्छा सॉरी, इन्होंने ब्रोमीन का वेट पूछा है, हम फिनॉल का बेटा निकाल लें। सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई। सॉरी बेटा, इसमें यहाँ पर ये कैलकुलेशन एरर हो गई हमसे। 330 ये नहीं रहेगा यहाँ पर, इस रिक्वायर्ड 2 ग्राम ऑफ फिनॉल, ये हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये ब्रोमीन है। अब देखो यहाँ पर इसका वेट है 94 ग्राम। 94 ग्राम फिनॉल रिएक्ट करता है किससे? 80 इंटू 6 480 ग्राम ब्रोमीन से। तो 1 कितने से करेगा? 480 अपॉन 94। तो 2 ग्राम कितने से करेगा बेटा? ये होगा 480 इंटू 2 अपॉन 94, लगभग ये आ रहा है 60 अपॉन 94, और ये मुझे लग रहा है 10 के आसपास आंसर आना चाहिए इसका। फिर भी चेक कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को। 960 डिवाइड बाई 94, ये आ रहा है 10.21 आ रहा है। और अगर देखा जाए तो नियर बाई बेटा हम इसके हैं, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये तरीका है करने का इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये है इसमें यहाँ पर कहते हैं दिस करेक्ट सेट ऑफ आयंस विथ सेम कलर। तो बेटा इसका आंसर 1 है। आप एनसीईआरटी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट ऑल 3 आर वायलेट इन कलर, वायलेट कलर। आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल कह सकते हैं डेटाबेस क्वेश्चन है, तो एक तरह से लर्निंग हो गई यहाँ पर, जो कि एनसीईआरटी से लाइन वाइज लाइन आई पूछी गई आपसे इसमें यहाँ पर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कहते हैं डेसिग्नेट एज द कोवेलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आयनिक कंपाउंड। बिल्कुल सही लिखा है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये पोलर या फिर नॉन पोलर होते हैं, जिसकी वजह से ये इनऑर्गेनिक मीडियम में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं और ग्रेजुअली रेस्पॉन्ड करते हैं। That is why we must have to prefer this organic compound transformed into inorganic compound। पहला काम इनके पोलर एंड को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिससे सॉल्युबिलिटी और अटैक फास्ट हो। अब इन्होंने कहा है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन एंड सल्फर गिव प्रूशियन ब्लू कलर। तो बेटा अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ हैं, तो जब आप उसको सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाकर उसको फेरस सल्फेट में ऐड करेंगे तो ये कंपाउंड तो बनता है, बट उस केस में जो कलर है तो प्रूशियन ब्लू नहीं आता है। ये कलर रॉन्ग है। करेक्ट क्या होता है? ब्लड रेड सोल्यूशन होता है बेटा, ब्लड रेड सोल्यूशन। और इस तरह देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 सही है और 2 गलत है। तो यहां पर हमको कहां मिल रहा है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो बेटा सेकंड वाला ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू A2+ एंड B3+। अगर आप NH4OH को A2+ में ऐड करेंगे, ये फॉर्म करेगा AOH होल ट्वाइस, जो कि ब्रेक बेटा होता है A2+ एंड 2OH- आयन। ये होगा बेटा इसमें यहाँ पर।
अब KSP क्या हो जाएगा इसके लिए, KSP दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻², और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए x मोल बनना है तो ये 2x बनेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा इसमें, यहाँ पर ये हो जाएगा x इंटू 4x², मतलब ये हो जाएगा 4x³ इस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, ओके नो 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 ऐसे नहीं होगा, हमें A2+ की कंसेंट्रेशन तो दी गई है, उसको पुट भी तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये A2+ और हो जाएगा हमारे पास क्या, OH माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, A2+ 1 दिया हुआ है तो OH माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास इसमें, यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ से OHN की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये आएगी 3 इंटू 10⁻², आ जाएगी, यहाँ से 9 इंटू 10 3 इंटू 10⁻⁻1 आएगी, सॉरी -1 ये आ जाएगी, मतलब ये आएगा 0.3, ये हो गया। अगर OH 0.3 है तो ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारी जो भी होगी कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये अगर ऐसा है, अगर जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसको बेटा हम कहते हैं IP। अगर आप ऐसा करते हैं तो IP जो भी आएगी वो KSP से ज़्यादा आएगी, और अगर IP KSP से ज़्यादा आएगी तो सॉल्ट PPT बनाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि PPT तो बन नहीं है, ठीक है, बस इन्होंने पूछा कि कौन ईजिली फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर अब ऐसे ही दूसरे केस में करेंगे हम, NH4OH प्लस B3+ करना बेटा में यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, BOH होल थ्राइस, और ये ब्रेक होगा B3+ एंड 3OH माइनस आयन, ये बन जाएगा हमारे पास। इस तरीके से चीज़ें बनेगी बेटा इसमें। यहाँ से KSP कितना है 27 इंटू 10⁻18, और ये होगा B3+ एंड OH माइनस का क्यूब। अब B3+ की भी कंसेंट्रेशन कितनी 1 हो गई, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से OH कितना आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻6 ये आ जाएगा यहाँ पर। और अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें इसमें यहाँ पर, तो अगर हम इसको बेटा यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से आप देखोगे ये जो IP है ये IP1 है और ये IP2 है, तो IP2 भी जो होगा वो KSP2 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, और IP1 भी KSP1 से ज़्यादा आ रहा है। बट अगर हम IP1 और IP2 को बेटा कंपेयर करेंगे इसमें यहाँ पर, तो जहाँ तक मेरा मानना ये है IP1 जो है वो IP2 से ज़्यादा है। अगर हम इस IP1 की वैल्यू को इस IP2 से कंपेयर कर दें, व्हेन यू कंपेयर IP1 एंड IP2, तो आप देखोगे IP1 जो है वो IP2 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो AOH होल ट्वाइस है वो BOH होल थ्राइस से पहले प्रोडक्ट PPT बनाएगा। PPT दोनों ही बना रहे हैं, बट मोर इजिली एंड बिफोर कौन बना रहा, तो AOH होल ट्वाइस BOH होल थ्राइस से पहले बनाएगा, क्योंकि इसका IP उसके IP से ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं हम, ये हो गया यहाँ पर, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर, कहते हैं कि मैच करना है मॉलिक्यूल्स ओबेइंग ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल बेटा अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो ये कर रहा है, ना ही 8 से कम है ना ही 8 से ज़्यादा है। ए का ऑप्शन 4 कहाँ पर है चेक कर लेते हैं, तो ये दोनों तो बेटा सीन से ही बाहर हो गए, बाकी चेक कर लेते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहाँ पर है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो बेटा इसमें है विद ऑड इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब बी का आंसर सेकंड चेक करना है, तो बी का सेकंड यहाँ भी है और बी का सेकंड यहाँ नहीं है, तो बेटा ये भी यहाँ पर आउट ऑफ रेस हो चुका है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ठीक है। मॉलिक्यूल विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट विद ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ऑड इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहाँ पर है, एंड मॉलिक्यूल विद एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट वो बेटा यहाँ पर है। तो सी का 1 होगा, सी का 1 ये है, और डी का 3 होगा बेटा ये। तो करेक्ट आंसर जो है, जो ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं हम, ये कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट से कौन रिएक्ट करेगा, या तो बेटा प्राइमरी एमीन करेगा या सेकेंडरी करेगा इसमें यहाँ पर।
और अगर हम देखें टर्शरी तो करता ही नहीं है, ये भी नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा। ACE इज द करेक्ट आंसर और ACE बेटा यहाँ पर है ऑप्शन 4 में, तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा, बाकी नहीं करेंगे बेटा इसमें। तो नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है 1 mm सोल्यूशन ऑफ इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? C2H5NH2। इसको अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये बनता है C2H5NH3 प्लस और OH माइनस बनेगा। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन C मान लें तो ये 0 हो जाएगा जब इनिशियल कंसंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम पर आते हैं। मान लीजिए अल्फा मोल ये ब्रेक हुआ अल्फा पार्ट, तो बचा क्या? C माइनस C अल्फा, ये भी C अल्फा होगा, ये भी C अल्फा होगा, ठीक है। C कॉमन कर लो, 1 माइनस अल्फा हो गया। C दिया कितना गया आपको? 10 की पावर -3 दिया हुआ बेटा इसमें, यहाँ पर ये दे रखा आपको। अब इन्होंने pH आपको दी गई कितनी? 9, तो POH कितना होगा हमारे पास? 5, और OH माइनस बेटा हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर -5, जो कि C अल्फा के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। देन द आयनाइजेशन कांस्टेंट हमको फाइंड करना है Kb, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb क्या होगा? C2H5NH3 प्लस OH माइनस अपॉन C2H5NH2, ये बन जाएगा। वैल्यू पुट करिए, C अल्फा कितना है? 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 अपॉन ये 1 माइनस, क्योंकि वीक बेस है तो 1 माइनस अल्फा यहाँ से 1 हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा हमारा। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ से C की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3, ये से कैंसिल होगा, 10 की पावर -2 बचेगा, यह आएगा 10 की पावर -7। इन्होंने Kb की वैल्यू आपको 10 की पावर -x दे रखी है, तो यहाँ से अगर बेटा इसको हम कंपेयर कर दें तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो x है वो 7 होगा, जो कि नियरेस्ट इंटीजर है। ये तरीका है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, सभी लोग देख लीजिए, समझ में आना चाहिए सबको यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये ड्यूरिंग सल्फर एस्टिमेशन इतने मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स इतने ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। परसेंटेज सल्फर का बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? 32/233 वेट ऑफ बेरियम सल्फेट कितना है? 466 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो 1 0 ये हुआ, 2 से ये हुआ, 8 से ये हुआ और 8 4, मतलब सल्फर की एस्टिमेशन आएगी 40%। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का बेटा, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस द मेजर प्रोडक्ट ए एंड फाइंड इट्स मोलर मास। ये आपके पास दिया हुआ है, मेटा नाइट्रोटोलुइन दिया हुआ है। इसको पहले आप Fe/ब्रोमीन से पास करेंगे तो ये बनेगा ऑर्थोब्रोमो नाइट्रो एसी रहेगा, और ये CH3 बन गया। फिर इसको SnHCl से पास करेंगे, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एनिलीन बन जाएगा हमारे पास, ये ब्रोमीन बन गई, और ये ऐसी रहेगा बेटा। इसको पास करना है NaNO2HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट, CH3 ऐसी रहेगा, ये हो गया हमारे पास Br, और ये हो गया N2+ Cl-, और इसको बेटा पास करना है H3PO2, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, CH3Br। अब आपको इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो टोटल 7 कार्बन है इसमें, 12 × 7 हो गया, 4 हाइड्रोजन बचे, 1 2 3 4, और 3 ये 7, और प्लस ब्रोमीन जो कि 80 होता है, तो 84 + 7 + 80 91 प्लस ये हो जाएगा 171। ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा कंपाउंड ए का। ये है कंपाउंड ए बेटा। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बेटा। हमारा ये है यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे कुछ इस तरीके से।
N2O4 प्लस O2, ये ब्रेक किया। जब टाइम 0 था तो हमारा जो प्रेशर था वो 0.6 था, ये 0 हो जाएगा कि तुरंत तो ये ब्रेक होने से रहा। जब टाइम 100 होता है बेटा हमारे पास, तो मान लो कि ये x हट गया, 2 मोल से x हटा तो 2 मोल से x बनेगा और 1 मोल के लिए x/2 हो जाएगा। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, 0.6 प्लस x/2 हो जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ से K का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2.303 अपॉन 100 लॉग इनिशियल 0.6 था और टोटल कितना था हमारे पास 0.6 प्लस x/2, ये हो गया हमारे पास। K की वैल्यू है 4.606 इंटू 10⁻², ये से कैंसिल होगा 2 टाइम और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा log 10⁻² इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.6 प्लस x/2, ये हो जाएगा। ये भी लॉग है यहाँ पर, ये लॉग और ये लॉग कैंसिल हो गया, तो 100 इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.6 प्लस x/2, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 50x, माइनस में आना चाहिए इसमें, यहाँ पर टोटल प्रेशर तो इतना हो जाएगा हमारे पास, नहीं टोटल प्रेशर तो हमारे पास ये है ना इक्विलिब्रियम पर, तो टोटल प्रेशर बेटा हमारे पास ये होगा, इक्विलिब्रियम पे बेटा हमें नहीं चाहिए, कुछ एरर हो रहा है, ये -x होगा, ये -x होगा, ये -x होगा, ये -x होगा, बार बार गलती हो रही चीज़ें। तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 0.6 -x और ये हो जाएगा -x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 - 100x इज इक्वल टू 0.6, तो 100x क्या हो जाएगा हमारे पास 59.4 होगा और x बेटा हमारे पास आएगा 59.4 इंटू 10⁻²। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा, डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना बेटा आंसर, तो अगर डेसिमल के 3 प्लेस पे हमें निकालना है तो ये हो जाएगा कितना 5.94 इंटू 10⁻³ और अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो लगभग ये 6 हो जाता है, तो यहाँ बेटा जो आंसर होगा ये 5.94 है, जिसे राउंड ऑफ करने पर ये 6 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज 6 होगा। ये तरीका है बेटा क्वेश्चन करने का। तो ये 22 जैन शिफ्ट 2 का पेपर है जो कि जेईई मेंस 2025 में बच्चों से पूछा गया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पेपर बहुत इजी है या पेपर बहुत टफ है, पेपर मॉडरेट है नो डाउट, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी हैं, टफ भी हैं, कैलकुलेशन एरर होने के चांस, जैसे मुझसे हुआ यहाँ पर आपने खुद देखा, लाइवली मैंने किया आपके सामने, एरर मुझसे भी हुआ। तो बी कंसिस्टेंट एंड बी फोकस्ड ओनली ऑन योर एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। इसी तरह मैं बाकी के वीडियोस भी आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, रिकॉर्ड करता रहूँगा, आप उसे देखिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए, बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही कुछ आपको अभी 2 अप्रैल से शुरू होने वाले जेईई मेंस 2025 के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, या हो सकता है लेवल थोड़ा इससे अब भी हो सकता है, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं और अब आप पहले से अच्छी प्रिपरेशन में होंगे, ये एनटीए को ही पता है। तो अपनी तैयारी को और पुख्ता करिए, क्वेश्चन के लेवल को देखिए, कंसेप्ट्स देखिए, आइडियोलॉजी और आइडियाज़ दोनों चेक करिए, तब कहीं जाकर आप इस पोजीशन में होंगे कि आप एक अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं पेपर में। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।